हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। मैं आपको सीधे ले चलता हूं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन चल रहा है वो चल रहा है विश्व के भूगोल पर। विश्व के भूगोल से संबंधित हम लोग ने काफ़ी प्रश्नों को पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपके हर एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने इन प्रश्नों को तैयार किया है ताकि आपको सिलेक्शन दिलाया जा सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। सुबह के 11 बजे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलता है। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से, और रात के 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलता है। तो तीनों ही क्लासों को बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि तीनों ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि सिलेक्शन पाना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि सौरमंडल का भूकेंद्रीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कॉपरनिकस के द्वारा, टालेमी के द्वारा, अरस्तू के द्वारा या फिर स्ट्रेबो के द्वारा। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही देखने को मिल सकता है। तो सौरमंडल का जो भूकेंद्रित मॉडल है किसने प्रस्तावित किया था। विकल्प क्या है। कॉपरनिकस ने, टालेमी ने, अरस्तू ने या फिर स्ट्रेबो ने। प्यारे दोस्तों फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठें। देखें आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ इस तरफ केंद्रित करना होता है कि आप किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। तो सौरमंडल का जो भूकेंद्रित मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये टालेमी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये टालेमी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। सौरमंडल का जो भूकेंद्रित मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो टालेमी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीड़ के पेड़ आमतौर पर किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। वह दोस्तों ये प्रश्न आपके एसएससी में भी पूछा गया है, तो एसएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चीड़ के पेड़ आमतौर पर किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती, शंकुधारी, टुंड्रा या फिर मानसून। विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि चीड़ के पेड़ आमतौर पर किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। आपके विकल्प क्या हैं। आर्द्र पर्णपाती, शंकुधारी, टुंड्रा या फिर मानसून। तो प्यारे दोस्तों चीड़ के पेड़ यानी कि पाइन ट्रीज सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं। तो ये कॉनिफेरस में पाए जाते हैं, शंकुधारी में पाए जाते हैं। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। है दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि चीड़ के पेड़ आमतौर पर किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों शंकुधारी प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि जो संक्रांति है उसका प्रतिनिधित्व करती है। संक्रांति जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, आपको इसका उत्तर देना है। आपका विकल्प क्या कह रहा है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन, वर्ष का सबसे छोटा दिन, वर्ष का या तो सबसे लंबा या तो सबसे छोटा दिन या फिर सूर्य ग्रहण। तो संक्रांति किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो प्यारे दोस्तों गर्मियों की संक्रांति में सबसे लंबा दिन और सर्दियों की संक्रांति में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस लिहाज से हमारा उत्तर क्या होना चाहिए। वर्ष का या तो सबसे लंबा या तो सबसे छोटा दिन। तो ये आपके सी विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो संक्रांति का किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो वर्ष का या तो सबसे लंबे दिन को या तो सबसे छोटे दिन को। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहोरोविक असंततता को के बीच की सीमा के रूप में भी जाना जाता है। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि मोहोरोविक असंततता किसके बीच की सीमा है या किनके बीच की सीमा के रूप में जाना जाता है। विकल्प क्या कह रहा है। पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल, सियाल और सीमा,
स्थलमंडल और बहिर्मंडल, या फिर मेंटल और पृथ्वी का कोर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि जो मोहोरोविक असंतता है वो किसके बीच की सीमा के रूप में जानी जाती है? पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के रूप में, सियाल और सीमा के रूप में, स्थलमंडल और बहिर्मंडल के रूप में, या फिर मेंटल और पृथ्वी के कोर के रूप में। तो प्यारे दोस्तों, जो मोहोरोविक है असंतता है वो किसके बीच की सीमा है? तो पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच की सीमा है। किसके बीच की सीमा है? तो ये पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच की सीमा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच की सीमा है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों की गहराई का अध्ययन है? विकल्प क्या कह रहा है? बाथीमेट्री, स्थलाकृति, समुद्र विज्ञान, या फिर ओरोलॉजी। बात समझ में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के गहराई का अध्ययन है? आपके विकल्प क्या हैं? बाथीमेट्री, स्थलाकृति, समुद्र विज्ञान, या फिर ओरोलॉजी। दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि जल निकायों की गहराई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जल निकाय की गहराई के अध्ययन को प्यारे दोस्तों बाथीमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये बाथीमेट्री कहा जाता है। तो इस लिहाज से ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि द्वीप समूह सागर किस सागर का हिस्सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, या फिर जापान सागर। द्वीप समूह सागर किस सागर का भाग है? इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भाग को भी हिस्सा कहते हैं। अरब सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, या फिर जापान सागर। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बाल्टिक सी है में भी होता है, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच बाल्टिक सी में भी होता है, लेकिन सामान्यतः द्वीप समूह सागर शब्द ग्रीस के आसपास के यानी कि एजियन सी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर का हिस्सा माना जाता है। तो द्वीप समूह सागर किस सागर का हिस्सा है? तो ये भूमध्य सागर का हिस्सा। प्यारे दोस्तों, किसका हिस्सा है? तो ये भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मरीना बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है कि मरीना बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में, तमिलनाडु में, गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में। दोस्तों लाजवाब प्रश्न है कि मरीना बीच जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है, कि तमिलनाडु में स्थित है, कि गुजरात राज्य में स्थित है, कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? मरीना बीच की बात की जा रही है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि ये चेन्नई में स्थित है और भारत का सबसे लंबा समुद्र तट माना जाता है। तो मरीना बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है मरीना बीच। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मरीना बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आपने क्या देखा कि भारतीय राज्य का जो मरीना बीच है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि राइन्स ऑफ गैलोवे इस्थमस किस देश में स्थित है? विकल्प क्या कह रहा है? ब्राज़ील में, फ्रांस में, रूस में, या फिर स्कॉटलैंड में। समझ में आए दोस्तों? राइन्स ऑफ गैलोवे इस्थमस किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में, फ्रांस में, रूस में, या फिर स्कॉटलैंड में। तो ये जो राइन्स ऑफ गैलोवे इस्थमस है प्यारे दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और एक संकरे भूभाग का क्षेत्र माना जाता है। किसका क्षेत्र माना जाता है? संकरे भूभाग का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों। तो आपका उत्तर डी विकल्प सही होगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कौन सा स्थल मरुमध्य इटली के अंगूठे को शेष इतावली प्रायद्वीप से जोड़ता है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? कह क्या रहा है कि इटली के अंगूठे का जो शेष इतावली प्रायद्वीप से जोड़ने वाला स्थल मरुमध्य कौन सा है? इस तरह से प्रश्न आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्थल मरुमध्य है जो इटली के अंगूठे को शेष इतावली प्रायद्वीप से जोड़ता है? विकल्प क्या कह रहा है? मेडानोस इस्तुमस, कैंटनजारो का इस्तुमस, कैटेलिना द्वीप का इस्तुमुस, चिग्नेक्टो का इस्तुमुस। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। तो याद रखिएगा इसे इस्थमस ऑफ कैटनजारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
इस्थमस ऑफ कैटनजारो कहा जाता है और यह इटली के सबसे संकरे भूभाग में से एक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैटनजारो का इस्थमस, यानी कि आपका बी विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा इटली में है। कहाँ है ये? इटली में है। कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो ये इटली में है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का अपर्दन भू आकृति है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का अपर्दन भू आकृति है? गुफा, बोर्नहाट, क्यूस्टा या फिर एर्ग? प्यारे दोस्तों ये लाजवाब प्रश्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्यारे दोस्तों जो कि आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का मादा रखता है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, भरोसा रखिए दोस्तों, ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलता है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अपर्दन की भू आकृति है? गुफा, बोर्नहाट, क्यूस्टा या फिर एर्ग? लाजवाब प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। तो देखिए, अगर हम बोर्नहाट की बात करें तो रेगिस्तान में हवा और अपक्षय द्वारा घिसी गोलाकार चट्टानी पहाड़ी होती है। एर्ग की बात करें तो रेतीले टीले होते हैं। गुफा क्या होता है? काष्ठ क्षेत्र की आकृति होती है। और क्यूस्टा क्या होता है? असमतल प्रवण परतों की आकृति और रेगिस्तान की विशिष्ट नहीं है। तो उत्तर कौन सा पूछा कि कौन सा रेगिस्तान का अपर्दन भू आकृति है? तो हो जाएगा पहले दोस्तों बोर्नहाट। क्या हो जाएगा? बोर्नहाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ढलान भू आकृतियों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चट्टान की बात करें तो पर्याप्त ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टान होती है, तो ये बिल्कुल सही है। कोल की बात करें तो दो अभिसरण या संगम नदियों के बीच की भूमि होती है, तो ये गलत है दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो केवल पहला सही है, जो कि ए विकल्प में दे रहा है दोस्तों। किस में दे रहा है? ए विकल्प में दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि गयोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? गयोट के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला क्या कह रहा है कि यह एक अलग स्पॉट शीर्ष वाला पानी के नीचे का ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक रैखिक ज्वालामुखी छिद्र है जिसके माध्यम से लावा निकलता है। यह एक गर्म पानी का झरना है जो रुक रुक कर निकलता है। यह एक ज्वालामुखी क्रेटर में मौजूद पिघला हुआ लावा होता है। तो अगर हम गयोट की बात करें तो यह समुद्री पर्वत होता है जिसका शीर्ष जो होता है वो सपाट होता है और यह पानी के नीचे स्थित होता है। यह मूल रूप से एक ज्वालामुखी पर्वत होता है जो समुद्र स्तर से ऊपर था, लेकिन तरंगों के कटाव और प्लेट गतियों के कारण इसका जो शीर्ष समतल हो जाता है और बाद में समुद्र में डूब जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा यह एक अलग शीर्ष सपाट पानी वाल के नीचे का ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि ज्वालामुखी भू आकृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों, विकल्प आपके सामने है। कि पहला क्या कह रहा है कि सीडर फोन, क्या कह रहा है? सिंडर कोन। सिंडर कोन की बात की जा रही है दोस्तों कि ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर ढीले पायरोलास्टिक टुकड़ों की एक बड़ी शंक्वाकार पहाड़ी है। गीजर की बात करें तो गर्म पानी का झरना जिसमें रुक रुक कर पानी निकलता है, साथ में भाप भी निकलती है। गयोट एक अलग सपाटशीर्ष वाला पानी के नीचे का ज्वालामुखी पर्वत है। सीमाउंट की बात करें तो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जमीन में बना लगभग गोलाकार गड्ढा होता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। तो सिंडोर फोन की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है। गीजर ये भी सही है। गयोट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन सीमाउंट गलत हो जाएगा। यह समुद्र के भीतर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, ना कि गोलाकार गड्ढा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा दोस्तों हमने क्या देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में दे रहा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा है दोस्तों अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा नमक मैदान सलार दे उयुनी किस देश में स्थित है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मैदान सलार दे उयुनी कहाँ स्थित है?
आपका विकल्प क्या कह रहा है? मिस्र, मैक्सिको, बोलीविया या फिर वेनेजुएला। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नमक का जो मैदान है सलार दे उयूनी किस देश में स्थित है? तो ये बोलीविया में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो ये बोलीविया में स्थित है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि पेंटानल क्षेत्र में कौन से राष्ट्र शामिल हैं? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। पेंटानल क्षेत्र में कौन कौन से जो राष्ट्र हैं वो शामिल हैं? पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। कौन से राष्ट्र शामिल हैं पेंटानल क्षेत्र में? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पेंटानल क्षेत्र है ये दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय दलदली मैदानों में से एक हैं। कौन सा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय। याद रखिएगा, कटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मैदान दलदली मैदानों में से एक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा? सी विकल्प जो है वो सही माना जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा कि पेंटानल क्षेत्र में कौन से राष्ट्र शामिल हैं? तो ब्राज़ील शामिल है दोस्तों। ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, ये 3 देश शामिल हैं। तो सी इज़ द राष्ट्र शामिल है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तटीय शहर रियो डी जेनेरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तटीय शहर रियो डी जेनेरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, इसे अद्भुत शहर कहा जाता है, इसे ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा प्राप्त है, या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है, इसके पहचान का प्रतीक 98 फीट ऊंचा क्राइस्ट द रिडीमर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसे अद्भुत शहर कहा जाता है, सही है। इसे ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। या प्रथम विश्व युद्ध सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी पहचान का प्रतीक 98 फीट ऊंचा क्राइस्ट द रिडीमर है, बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं पाया दोस्तों? तो सी विकल्प, क्योंकि यह एक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित स्मारक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, यही आपको उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माउंट एकाकागुआ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? क्या है? माउंट एकाकागुआ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विकल्प क्या है? एंडीज, रॉकीज, आल्प्स या फिर एटलस। तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। याद रखिएगा, ये जो माउंट एकाकागुआ है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और माउंट एकाकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है, ऊंची चोटी मानी जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एंडीज। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन पर स्थित है? विकल्प क्या कह रहा है? बोमडिला, नाथुला, डिफर और दिहांग घाटी। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। आपको ऐसे प्रश्न जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न आपको सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है? बोमडिला, नाथुला, डिफर, दिहांग। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिफर। क्या हो जाएगा? डिफर इसका सही उत्तर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिफू पास अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत, चीन, म्यांमार की सीमाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है। यह प्राचीन व्यापार मार्ग के रूप में जाना जाता है। आगे से चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार जर्मनी में स्थित है? कौन सा पठार जर्मनी में स्थित है प्यारे दोस्तों? उत्तर दीजिए। बवेरियन, हग्गर, इबेरियन, इटोलियन। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है?
जर्मनी में कौन सा स्थित? तो जर्मनी में बवेरियन स्थित है दोस्तों। जर्मनी में कौन सा स्थित है? तो जर्मनी में आपका बवेरियन स्थित है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान है जो ईरान में स्थित है? आपके विकल्प क्या कह रहा है? दस्ते कबीर, क्यूजिलकुम, गोबी और सोनोरान। समझ में आई दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान ईरान में स्थित है? दस्ते कबीर, क्यूजिलकुम, गोबी, सोनोराम। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो ईरान में जो रेगिस्तान जो ईरान में स्थित है उसका सही नाम क्या है? तो उसका सही नाम है दस्ते कबीर। क्या नाम है? दस्ते कबीर। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई दोस्तों बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न को आपने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान जो ईरान में स्थित है वो है दस्ते कबीर। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि उबांगी नदी किस नदी की सबसे बड़ी दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है? नील नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी। उबांगी नदी किस नदी की सबसे बड़ी दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी मानी जाती है? तो ये कांगो नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी नदी मानी जाती है दोस्तों? कांगो नदी की। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जब ठोस वस्तुएं जैसे पत्थर, कांच, ब्लेड, पौधे की पत्तियों की डंडी ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जम जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? ओस, पाला, कोहरा या फिर धुंध बनती है? याद रखिए दोस्तों, जब ठोस वस्तुओं जैसे पत्थर, कांच, ब्लेड, पौधे की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदें जो होती हैं वो नमी जो होती है वो जमा हो जाती है तो क्या बनता है? ओस, पाला, कोहरा, धुंध। तो याद रखिएगा यदि जमाव बर्फ़ के रूप में होता है तो उसे पाला कहा जाता है, लेकिन प्रश्न में पानी की बूंदें कहा गया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओस। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धुंध के बारे में सही है? यह ठोस सतहों पर तब बनता है जब संघन हिमांक बिंदु से नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, कब होता है? जब संघन बिंदु से नीचे होता है। वो सांख हिमांक बिंदु पर या उससे नीचे होता है, या पहाड़ों पर अक्सर बनता है जब ढलानों से ऊपर उठती गर्म हवा ठंडी सतहों के बीच होती है। इनमें कोहरे की तुलना में कम नमी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा हिमांक से नीचे सघन होने पर पाला बनता है, और ये जो पाला के लिए सत्य है, धुंध के लिए नहीं। धुंध अक्सर पहाड़ों पर तब बनती है जब गर्म नमी युक्त हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा या सतह से मिलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प है दोस्तों। यह पहाड़ों पर अक्सर बनता है जब ढलानों से ऊपर उठती गर्म हवा ठंडी सतहों से मिलती है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि पानी या अन्य तरल की मजबूत और तेज बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? पानी या अन्य जो तरल तेज बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? तूफान, तीव्र तूफान, सुनामी, चक्रवात। बस समझ में आ रही है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तूफान की बात करें तो वायु तूफान होता है, तीव्र तूफान हवा अधिक तीव्र होती है, सुनामी समुद्र में उत्पन्न बहुत तेज और शक्तिशाली जल तरंग होता है जो तट पर आने पर तेज जलधारा का रूप ले लेती है। तो इस लिहाज से उत्तर क्या हो जाएगा? सुनामी। क्या सही होगा दोस्तों? सुनामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से कोड का चयन करते हुए उत्तर का चयन करें। तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ये तीनों ही प्रशांत महासागर में स्थित हैं। कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से ओशियानिया के सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही सही हैं दोस्तों, ये तीनों ही सही हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।